हेलो, आ रही ना? ठीक है। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सबसे पहले, राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों? वाई डू वी नीड अ राइट टू इंफॉर्मेशन? आरटीआई आ जाने से ऐसा क्या हुआ है जो बढ़िया हो गया है? फॉर दैट पर्पस वी नीड राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या ऐसी खास बात है आरटीआई में? तो ट्रांसपेरेंसी आएगी तो क्या होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? ट्रांसपेरेंसी आ गई, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई तो क्या बढ़िया होगा हमारे देश समाज के लिए? अकाउंटेबल बनेगी गवर्नमेंट। और तो अकाउंटेबिलिटी ही क्यों चाहिए? देखो, जब आप सरकार चुनते हो तो हमेशा ये सोच के सुनते हो कि ये जो गवर्नमेंट है वो गुड गवर्नमेंट है। हाउ डू यू डिफाइन एनी गवर्नमेंट और एनी गवर्नेंस एज गुड और बैड? व्हेन आई से आपको गुड गवर्नमेंट ही चाहिए ना, बैड तो नहीं चाहिए। तो गुड गवर्नेंस के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर सर्टेन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। जैसे कि वो करप्शन फ्री होनी चाहिए, वो करप्शन फ्री होनी चाहिए। अब करप्शन फ्री कैसे रहेगा? कैसे कह सकते हैं कि करप्शन फ्री है? करप्शन होता कब है? व्हेन आर द चांसेस ऑफ करप्शन मोर इन एनी गवर्नमेंट? लूप होल्स मिलते हैं, तो लूप होल्स को आप खुलेआम तो यू मिस यूज करोगे नहीं। कैसे करोगे? ओपेकनेस के अंदर छुपा के करोगे। वेयर देयर इज लेस ट्रांसपेरेंसी देयर कुड बी मोर करप्शन, वेयर देयर इज मोर ट्रांसपेरेंसी देयर कुड बी लेस ट्रांस। तो वैसी गवर्नमेंट जो ट्रांसपेरेंट हो, जो क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है। और अगर उस सरकार में ट्रांसपेरेंसी होगी तो वो करप्शन फ्री भी होगा। अगर सरकार जो है वो करप्शन फ्री है तो वो क्या होगी? वो जनता के जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव भी होगी। अगर देखो, आप तो या तो आपके पास पावर है, आप दो लोगों का भला कर सकते हो, या अपना भला कर सकते हो या जनता का भला कर सकते हो। अगर अपना भला कर रहे हो तो करप्शन कर रहे हो, अगर करप्शन नहीं कर रहे हो तो किसका भला कर रहे हो? जनता का भला कर रहे हो। इफ देखो, क्योंकि अगर कोई फंड आ रहा है, करप्शन है जिसको हम लूप होल्स बोलते हैं, सिस्टम में लीकेजेस बोलते हैं। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है तो उसका एक मॉडल होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अप्रोच हमारे डेवलपमेंट जर्नी का एक मॉडल था जिसमें यह किया गया था कि ये जो हमारा समाज है ये अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है। तो जैसे अगर आप एक बॉटल लो, एक जार लो, उसको बालू से भर दो, और जब आप ऊपर में पानी डालोगे तो ट्रिकल होके धीरे 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 नीचे आ जाता है और नीचे वाला पोर्शन भी भीग जाता है। तो डेवलपमेंट सोचने वालों ने, उसका मॉडल बनाने वालों ने ट्रिकल डाउन अप्रोच किया कि अगर समाज के एक लेयर को डेवलप कर रहे हो तो दूसरा लेयर भी उसके साथ साथ डेवलप होगा, फिर वो नीचे वाले लेयर जो है वो डेवलप करेंगे, और धीरे धीरे जब ऊपर से हम दिल्ली से पैसा डालेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? वो गांवों तक पहुंच जाएगा। लेकिन उन लोगों ये बात भूल गए कि इस बीकर में बहुत सारे होल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लीकेजेस, जो कि करप्शन है। तो राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं 1 रुपए दिल्ली से छोड़ता हूं तो यहां 10 पैसे भी नहीं आता। 90% इज गेटिंग आउट इन द करप्शन। तो डेवलपमेंट कहां से होगा? ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट होगी तो करप्शन कम होगा, करप्शन कम होगी तो सरकार जो है वो जनता की जरूरतों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है। सरकार जो है वो जनता की जरूरतों के प्रति
ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री कैसे बनेंगे? एक तो ट्रांसपेरेंट बना दो, दूसरा उनको जवाबदेह बना दो। अपने एक्शंस के लिए अगर लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी को आंसरेबल नहीं है, तो अपनी मन मर्जी आर्बिट्ररीनेस करते रहेंगे वो। जब उनको अपने एक्शंस के लिए किसी को जवाब देना है तो वो संभल के एक्शन करेंगे। ठीक है, तो करप्शन कम करने के लिए हम एक और चीज क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है वैसा सिस्टम जहां पे जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है वो अपने डिसीजंस के लिए दूसरे को अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। संसद नाम की कोई संस्था नहीं है क्या? संसद में आके उनको हमारे सवालों के जवाब नहीं देने होते हैं क्या? हम डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, लेकिन हमारे बिहाफ पे एमपीज तो पूछ सकते हैं ना। इवन प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा। जो एसडीएम है, जो डीएम है, क्या वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है? कमिश्नर नाम का कोई चीज नहीं है देश में, मंत्री नहीं है क्या? तो जहां भी अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज है वो ज्यादा है तो करप्शन कम है, अकाउंटेबिलिटी कम है तो करप्शन ज्यादा है। लोग अपनी मन मर्जी से ज्यादा काम करेंगे तो अपने फायदे की पहले सोचेंगे, देश हित जनहित की लेट से सोचेंगे। ठीक है, वैसी सरकार अच्छी सरकार हो सकती है जो पार्टिसिपेटरी है, या फिर जिसको हम कहे वो इंक्लूसिव है। क्या है? इंक्लूसिव है। डेवलपमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप कुछ एक समाज का डेवलपमेंट कर सकते हो, कुछ व्यक्ति विशेष का कर सकते हो, कुछ वर्ग का कर सकते हो, लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो परमानेंट नहीं टिकेगा। सिर्फ वही डेवलपमेंट सस्टेनेबल है जिसमें समाज के हर वर्ग का भला किया गया हो। इस डेवलपमेंट अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव अप्रोच। अगर आपने एक डेवलपमेंट की स्कीम बनाई, किसके लिए बनाई? गांव के लोगों के लिए, और गांव के लोगों की ही भागीदारी उसमें नहीं है, तो क्या फायदा हो ऐसे स्कीम का? गुड गवर्नमेंट मस्ट बी इंक्लूसिव, इट मस्ट बी पार्टिसिपेटरी। और एक और चीज होना चाहिए कि इट इज इफिशिएंट। इफिशिएंट मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी रहता है। तो अगर आपको एक हॉस्पिटल बनाना ही है और बढ़िया बनाना है, तो पहला तो ये इंश्योर करो कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हो जाए। जैसे मान लो 2020 में छत्तीसगढ़ की सरकार क्या बोलती है कि हम एक बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसके लिए 5 साल का डेडलाइन निर्धारित किया गया, 2025 तक बन जाएगा। अब वो प्रोजेक्ट 5 साल तक शुरू ही नहीं हुआ, इसमें कुछ नुकसान है? वापस बढ़ जाएगा। तो सरकार को जो आज 1 करोड़ पड़ रहा था, कल को 1.5 करोड़ पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक ईंटों का दाम बढ़ चुका होगा, उस समय तक सीमेंट का दाम बढ़ चुका होगा, लेबर महंगा हो चुका होगा। इसलिए वैसे गवर्नमेंट एफिशिएंट है और वैसे गवर्नेंस एफिशिएंट है जो टाइम और कॉस्ट दोनों में ही एफिशिएंसी दिखाते हैं। ठीक है, तो गुड गवर्नमेंट के कई सारे फीचर्स हैं, विच इज दिस। अब इसमें से हमें जो इस फीचर पे फोकस करना है वो है ट्रांसपेरेंसी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट समाज में, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। वो कैसे? क्योंकि भारत के हर नागरिक को एक अधिकार देता है, किस चीज का? सूचना का अधिकार। और दिस इज नॉट ओनली अ राइट विच इज गिवन बाय द आरटीआई एक्ट। इसके लिए मतलब ये एक ऐसा एक्ट है, ये एक ऐसा अधिकार है जो हमने लड़ के लिया है। तो हमने आपने लड़ाई नहीं की है, लेकिन जनता ने, समाज ने इसके लिए आंदोलन किया, तब जाके राइट टू इंफॉर्मेशन मिला। वैसे तो राइट टू इंफॉर्मेशन अपने आप में एक ह्यूमन राइट भी है, लेकिन हमारे वो कब मिला? 2005 में। बट क्या अगर आरटीआई एक्ट नहीं बना तो हमारे पास कुछ जानने का अधिकार ही नहीं है सरकार से? हम टैक्स पे कर रहे हैं फिर भी कुछ जानने का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर म्युनिसिपैलिटी के केस में डिसीजन दिया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो कोई एलियन चीज नहीं है जो पहली बार नया बार लेके आ रहे हो आप। अगर आप सोचो कि अभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को पढ़ना है,
मैं बोलूं कि कोई बंदा आ जाओ, अब मैंने बताया नहीं है, यहाँ पे 10 मिनट खड़े होकर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भाषण करिए, आप कर पाएंगे? लेकिन यही जब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं कोई बोलता हूं कोई आना चाहता है क्या, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी विलिंग एंड दे विल बी एबल आल्सो। कहने का मतलब है व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम। डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा अधिकार है वो क्या है? राइट टू वोट। डेमोक्रेसी वोटिंग, डेमोक्रेसी का मतलब ही है इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता के बीच से चुनी हुई सरकार और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो वोटिंग इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डेमोक्रेटिक राइट, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। चॉइस है वो आपका। तो उस चॉइस को एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आप किस बेसिस पे जाके अपने कैंडिडेट को चूज करोगे? देखने में अच्छा लग रहा है, वैसे तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया कि जितने भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ली जाएगी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंड करके लिखा भी गया बाद में। और अब आप देखते होंगे कि जितने भी लोग नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाते हैं उनसे फॉर्म में कुछ जानकारियां ली जाती है, जैसे उनके आय एवं संपत्ति का ब्यौरा। कि आप 2019 में विधायक बने थे पहली बार, उस समय आपके पास 100 रुपए की संपत्ति नहीं थी, और 2024 में आप फिर से फॉर्म भर रहे हैं और 200 करोड़ की संपत्ति हो गई है। सैलरी कितनी मिलती है? 50,000 रुपए। तो ऑन दिस बेसिस यू कैन एनालाइज कि कौन कितना करप्ट व्यक्ति है। उनसे उनके एजुकेशन का ब्यौरा लेते हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। और उन सारे इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे नो योर कैंडिडेट के सेक्शन में डिस्प्ले करता है, सो दैट वोटर्स हु हैव टू एक्सप्रेस दे आर इन्फॉर्म्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इट इज वन ऑफ द राइट विच इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है या कुछ अलग है सिस्टम के लिए। हालांकि एज ए लीगल हमारे पास राइट तो थी, राइट टू इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, ठीक है, हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम मांगेंगे किससे? आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सीजीपीएससी के कैसे कॉपी चेक करती है, आपको अपना कॉपी चेक करना है, तो आपके पास अधिकार तो है, लेकिन आप जाते हो सीजीपीएससी के पास, वो भगा देता है आपको, उसके ऊपर कोई ड्यूटी थोड़ी ना है। यही प्रॉब्लम थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज तो कर दिया मेरे पास अधिकार है, लेकिन उसका सिस्टम एपरेटस इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था हमारे पास। किससे मांगेंगे? अच्छा मांगेंगे तो कितने दिन के अंदर मुझे रिप्लाई मिलेगा? इसके लिए कोई लीगल लैंडस्केप, कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं था। तो लोगों ने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिया। मजदूर किसान संगठन नाम से एक संस्था है राजस्थान में, उन्होंने जन सुनवाई, जनता अदालत लगानी शुरू कर दी। बीडीओ साहब को बुलाते थे, डॉक्यूमेंट लेके आइए, यहीं पे होगा सुनवाई। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल आरटीआई ड्राफ्ट बनाया। केंद्र सरकार कानून बनाया, उससे पहले बहुत सारे राज्यों ने खुद आरटीआई के लिए कानून बनाने लगा। फाइनली जाके 2005 में पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया, जो कि यह बोलता है भारत के हर नागरिक को इंफॉर्मेशन यानी सूचना मांगने का अधिकार है। ठीक है, तो क्या देता है ये आरटीआई? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले जानिए कि इंफॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन के तहत आप क्या मांग सकते हैं, राइट? व्हाट काइंड ऑफ राइट यू हैव टू सीक इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए किसी पुल का निर्माण हो रहा है और मुझे चाहिए कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या सरकार को बोल सकता हूं मुझे आके इंस्पेक्ट करना है कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं? क्या ये मेरा अधिकार है ना? राइट टू इंफॉर्मेशन डज नॉट ओनली मीन कि हम फोटोकॉपी ले लिए। अगर कोई सैंपल है, कोई मटेरियल है जो कि हमें डिलीवर नहीं किया जा सकता है, सो वी हैव द राइट टू गो एंड इंस्पेक्ट दैट। उसके लिए जो खर्च है, जो फीस है, वो आपको बियर करना पड़ेगा। अगर कोई हार्ड कॉपी सब्सटेंस है जो किसी को डिलीवर नहीं किया जा सकता, वो अगर आपको जानना है कि सरकार ने क्या ऐसा खरीदा है, कितना ऐसा खर्च करे खरीदा है, तो आप देख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। कोई कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट है जिसका प्रिंट आउट लेना है, आप उसका भी क्लेम कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिंग, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। ठीक है,
अब उसके बाद सेक्शन 3 ये बताता है, सेक्शन 3 ये बताता है कि किसको सूचना का अधिकार मिला हुआ है। सेक्शन 3 क्या बताता है? ऑल द सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स इन इंडिया। ये जो सूचना का अधिकार है ये बाहरियों के लिए नहीं है, किसके लिए है? ऑल द सिटीजन इन इंडिया हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो स्पष्ट शब्द आर्टिकल 19(1) में तो राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन निहित है। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एज ए स्पेसिफिक राइट कहां दिया है? ऑल सिटीजन हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। सरकार से, यानी किससे? पब्लिक ऑथोरिटी से। किससे मांग सकते हैं हम आरटीआई? पब्लिक ऑथोरिटीज से मांग सकते हैं। अब ये पब्लिक ऑथोरिटीज कौन है? पब्लिक ऑथोरिटीज कौन है? इसकी भी डेफिनेशन यहां है, दी गई है सेक्शन 2 में। तो हमारे पास अधिकार तो दिया आरटीआई ने, लेकिन पब्लिक ऑथोरिटीज को एक जिम्मेवारी भी दी थी कि कुछ बेसिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे आप सीजीपीएससी का वेबसाइट खोलना, ठीक है, ये क्या है? एक पब्लिक ऑथोरिटी। यूपीएससी क्या है? एक पब्लिक ऑथोरिटी है। अब इसमें देखो कहीं तो आरटीआई लिखा होगा, यहां लिखा है आरटीआई, इसको आप ओपन करिए। मतलब इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप मांगो या ना मांगो, एक्ट ने सारी पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर क्या किया? एक जवाबदेही दे दिया कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। प्रोएक्टिव मतलब बिना मांगे, बिना कहे, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। तो बिना कहे, बिना मांगे क्या हो गया? क्या कुछ जानकारी है, जैसे कमीशन के बारे में, यहां ओपन करो आपको जानकारी मिल जाएगी। क्या है ये कमीशन? इनका नाम, कौन कौन लोग मेंबर है, कौन इसके चेयरमैन है, चेयरपर्सन मिसेस प्रीति सुदान। फिर इसका सेक्रेटेरिएट का क्या है, ये कौन कौन से मैटर्स पे डील करता है, इनके सीनियर ऑफिसर्स, इनके कमिटीज के बारे में, इनके पास जो कंप्लेंट कमिटी है उसके बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी की पॉलिसी है उसके बारे में, ठीक है। इनका मंथली और ईयरली बेसिस पे क्या आरटीआई आता है उसका भी इन्होंने ब्यौरा रखा है कि कितने आए, कितने हमने डिस्पोज किए। ये जो एप्रोप्रिएशन है, जिनको जैसे यहाँ से ये बजट मिलता है, इनको फंड के डिटेल, कितने फंड आए, कितने हमने उसमें से खर्च किए। तो ये कुछ बेसिक सेट्स ऑफ जानकारी है जो आरटीआई ने मैंडेट किया कि हर पब्लिक अथॉरिटी को डिस्क्लोज करने हैं, चाहे तो वेबसाइट पे हो, चाहे फिजिकल फॉर्मेट में अपने ऑफिस में हो, कहीं भी हो, ये पब्लिक के लिए डिस्क्लोज करने हैं जो फ्रीली अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा तो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है तो वो मांग सकता है। कहां पे? सेक्शन 3 में हमारे पास अधिकार है। और जब तो हमारे पास अधिकार है, वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, तो उसका प्रोसेस भी बताया होगा कि हम कैसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। हाउ टू सीक इंफॉर्मेशन, हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इसके लिए क्या करना होगा? एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो किस माध्यम में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करेंगे? तो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में कर सकते हैं, या हिंदी में कर सकते हैं, या फिर उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। और इसके साथ क्या होना चाहिए? फी जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो मामूली होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 10 रुपये का होता है, 10 रुपये की फीस के साथ आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। कुछ ऐसे श्रेणी के लोग हैं जिनके लिए फीस भी माफ़ कर दी गई है, जैसे जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फीस की भी माफ़ी कर दी गई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन दोगे। और ये जो एप्लीकेशन दोगे वो किसको दोगे? डिपार्टमेंट को दोगे, जिस पब्लिक अथॉरिटी से मांगना है उसको दोगे। लेकिन वो क्या पब्लिक अथॉरिटी का कोई तो व्यक्ति होगा जो इसके लिए डिजिग्नेटेड होगा, ठीक है। तो एक्ट क्या बोलता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को,
हर पब्लिक अथॉरिटी को एक पीआईओ डिजिग्नेट करना है या फिर एपीआईओ डिजिग्नेट करना है। पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जिस दिन से एक्ट लागू हुआ उसके 100 डेज के अंदर, उसके 100 डेज के अंदर एक पीआईओ को डिजिग्नेट करना है। किसो? हर पब्लिक अथॉरिटी को 100 डेज के अंदर एक पीआईओ डिजिग्नेट करना है। इस पीआईओ को आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विथ प्रिस्क्राइब्ड फी, विथ प्रिस्क्राइब्ड फी। तो ये जो प्रक्रिया है हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ये कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 6 में दिया गया है। ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? ये सेक्शन 6 में दिया गया है, सेक्शन 6 में दिया गया है। तो सेक्शन 3 में अपने को क्या मिला है? सेक्शन 3 में अपने को एक अधिकार मिला है। किस चीज का? राइट टू इंफॉर्मेशन का। ठीक है। सेक्शन 4 में पब्लिक अथॉरिटीज की ड्यूटीज दी गई है। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अब इनकी क्या ऑब्लिगेशन थी जो मैंने बताया? प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की। कहां दी गई है? सेक्शन 4 में। ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करना है। सेक्शन 3 इज राइट दैट ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। सेक्शन 2 में तो डेफिनेशंस हैं पब्लिक अथॉरिटीज के, इंफॉर्मेशंस के। हाँ, कोई भी नागरिक, भारत का कोई नागरिक, बट नागरिक के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो पब्लिक अथॉरिटी से एज ए राइट इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है। तो सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है कि आप कैसे ऑब्टेन करेंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है। अब आता है कि आपने एप्लीकेशन तो फाइल कर दिया, आपने एप्लीकेशन तो फाइल कर दिया। अब इस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद कितने दिन में आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या करेंगे? इसका भी प्रक्रिया आरटीआई एक्ट में बताया गया है। तो क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो इसके लिए आपने एप्लीकेशन फाइल किया। ठीक है। अब ये डिस्पोजल कैसे होगा इस एप्लीकेशन का? How there will be the disposal of this application, disposal of the application। तो डिस्पोजल की जो प्रक्रिया है वो कहां दी गई है? सेक्शन 7 में दी गई है। सेक्शन 7 बताता है कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया, जो आप मांग रहे हो इंफॉर्मेशन, किससे? पीआईओ से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, वो कैसे डिस्पोज करेगा, कैसे आपके रिक्वेस्ट को पूरा करेगा? तो कहता है कि जिस दिन एप्लीकेशन मिली तो विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन, विदिन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसके 30 दिन के अंदर उसको डिस्पोज करना है। उसको क्या करना है? डिस्पोज करना है। डिस्पोज में उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो वो फर्निश करेगा, फर्निश द इंफॉर्मेशन। ठीक है। या तो वो रिजेक्ट करेगा, या तो वो नो एक्शन। हाँ, ये 100 डेज, जब एक्ट बना ना तो उस 100 डेज के भीतर सारी पब्लिक अथॉरिटी को एक पीआईओ अपॉइंट कर देना था। अपॉइंटमेंट ऑफ पीओ, डिजिग्नेट लिखा है ना, तो पीओ एक डिजिग्नेट, या तो वो नया व्यक्ति भर्ती करे या फिर अपने एग्जिस्टिंग ऑफिसर में से किसी को आरटीआई की जिम्मेवारी दे दे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? या तो इंफॉर्मेशन दे दिया, या फिर आपका इंफॉर्मेशन, आप जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया, या फिर कोई एक्शन नहीं लिया।
ये 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने आपको जो इंफॉर्मेशन दिया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, नॉट सेटिस्फाइड, कौन? सिटीजन इज नॉट सेटिस्फाइड, सिटीजन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। या तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, या फिर 30 दिनों के अंदर, या फिर 30 दिनों के अंदर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले तो एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन के 30 दिन के भीतर उसको इंफॉर्मेशन देना है। अब वो या तो क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको लगता है कि उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, या फिर उसने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, या फिर उसने उस एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया और 30 दिन बीत गए। तो ऐसे सिचुएशंस में आपके पास क्या है, ऐसे सिचुएशंस में आपके पास अपील करने का अधिकार है। आपके पास क्या करने का अधिकार है, आप अपील कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। अपील कहां करेंगे? अपील करने के लिए जैसे हर डिपार्टमेंट को एक पीआईओ बनाना है, उसी तरह उस पीआईओ के ऊपर एक पर्सन को बिठाना है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। आप कहां जा सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते, ठीक है। अगर या तो आपका जो अपीलेट अथॉरिटी है उसने भी जो अपील का निपटारा किया, पहले तो पीआईओ ने आपको इंफॉर्मेशन दी, आप नहीं सेटिस्फाई हुए, आप अपीलेट अथॉरिटी के पास चले गए, उसने जो कार्रवाई की आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है? तो इसको निपटाने के लिए यहां से और ऊपर आप फिर अपील कर सकते हो। और ये कहां जाएगा, इसके लिए हमने क्या बनाया है, इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय सूचना आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर आपने केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी है, जैसे इनकम टैक्स से, वो किसका डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार का, आपने उससे जानकारी मांगी है तो कहां जाएंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। अगर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी मांगी है, डिपार्टमेंट ने दिया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, आपने अपील किया, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर आप कहां जाओगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, ठीक है, राइट। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, तो इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कहां पे, इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट तो आप बनते रहने दीजिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे लिखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या लिखेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन नंबर 12 लिख लीजिएगा उसके लिए, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी अपॉइंटेड बाय, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को शॉर्ट फॉर्म में आप CIC भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी अपॉइंटेड बाय, कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, Central Information Commission can be appointed by the President, and it consists of, and it consists of a chairperson, and it consists of a chairperson, it consists of a chairperson, it consists of a chairperson, ये चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा,
ठीक है। और इसके अलावा मैक्सिमम 10 मेंबर्स, कितने लोग होंगे? मैक्सिमम 10 मेंबर्स, कितने लोग होंगे? मैक्सिमम 10 मेंबर्स। ये जो चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, एक कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक ऐसी आयोग बनेगी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसमें टोटल कितने लोग होंगे? एक चेयरमैन और मैक्सिमम 10 मेंबर। चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। सब लोगों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति के लिए एक कमेटी होगी जो नाम प्रस्तावित करेगी प्रेसिडेंट को, और उस कमेटी में कौन लोग होंगे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एक कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये लोग नाम प्रस्तावित करेंगे, प्रेसिडेंट साहब मुहर लगाएंगे और चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बन गया। ठीक है। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसमें 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया, जिसके कारण बहुत बवाल हुआ। यूजुअली जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, जिसके ऊपर सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए, जिसके वर्किंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन किससे मांग रहे हो? गवर्नमेंट से। फाइनली उसका अपील कौन हियर कर रहा है? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अब यही गवर्नमेंट के अंदर है, तो क्या फायदा इसको अपीलेट अथॉरिटी बनाने का? सो टेक्निकली द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और उसके फंक्शनिंग में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे अमेंडमेंट हुए जिसको ये माना जाता है कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के फंक्शनिंग में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। ठीक है। तो लिखिएगा सेक्शन 13, सेक्शन 13, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ये once appointed, the chairperson and members of, the chairperson and members of CIC, the chairperson and members of CIC can remain in office, can remain in office for a term, for a term, for a term which may be fixed by, for a term which may be fixed by, which may be fixed by the central government, which may be fixed by the central government. यही प्रोविजन बदला गया। पहले उन लोगों को 5 साल का एक फिक्स टेन्योर दिया जाता था। जहां कहीं भी टेन्योर की गारंटी होती है, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट पोस्ट माना जाता है। सपोज कि मुझे जज अपॉइंट कर दिया गया, तो जज के तौर पे मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन ये बोलता है भाई साहब आप जज तभी तक रहोगे जब तक हम चाहेंगे, हम आपको जब चाहे तब हटा सकते हैं। विल आई डेयर टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट? कभी मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई फैसला दूंगा? मुझे पता है तुरंत हटा देगा, रोजी रोटी की बात आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखना, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी पोस्ट हैं, अगर उसको इंडिपेंडेंट रखना है तो उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाती है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर थी 5 साल की, बट उसको 2019 में चेंज करके लिख दिया गया एज पर द विश ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, आगे लिखिए, नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 13 के अंदर ही। द एज ऑफ रिटायरमेंट हैज बीन फिक्स्ड, द एज ऑफ रिटायरमेंट हैज बीन फिक्स्ड टू 65 years,
द एज ऑफ रिटायरमेंट हैज बीन फिक्स्ड टू 65 years, has been fixed to 65 years, full stop. They can resign after writing a letter, they can resign after writing a letter, they can resign after writing a letter to the president, the president. Okay. Section 14, section 14, removal, removal. They can be removed, they can be removed, they can be removed by the president, they can be removed by the president on the grounds of, on the grounds of, सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने के क्या ग्राउंड्स होते हैं? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बट जब भी आप लिखे हमेशा लिखिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अनप्रूव्ड मिसबिहेवियर के लिए आप नहीं हटा सकते, वहां भी यही ग्राउंड लगता है। दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी after an inquiry, after an inquiry, after an inquiry has been made by the Supreme Court, after an inquiry has been made by the Supreme Court, after an inquiry has been made by the Supreme Court. ठीक है, तो इस फ्लो में फिर से आते हैं। आपने इंफॉर्मेशन मांगा, आपको इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो आपने कहा किया, अपील किया। अपील का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 19 में दिया गया है। कहां दिया गया है? सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में ये कहता है कि अगर आप पीआईओ के फैसले से सहमत नहीं हैं तो उसके फैसले के 30 डेज के अंदर आप कहां अपील कर सकते हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, आप 30 डेज के अंदर कहां अपील कर सकते हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास। सेकंड अपील मतलब फर्स्ट अपील होगा, डिसीजन फर्स्ट अपील। अगर फर्स्ट अपील में जो फैसला आया आप उससे भी सहमत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? सेकंड अपील कर सकते हैं। कहां पे? इंफॉर्मेशन कमीशन में। कितने दिनों के भीतर? 90 डेज के भीतर। 90 डेज कहां से कैलकुलेट होगा? इसके डिसीजन आने के 90 डेज के भीतर आप इंफॉर्मेशन कमीशन में जा सकते हैं। पीआईओ के डिसीजन आने के 30 डेज के भीतर आप अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। पीआईओ को आपका केस कितने दिन में निपटाना है? 30 डेज में। लेकिन अगर जो इंफॉर्मेशन आपने मांगी है वो किसी के लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है, वहां पे लिखे, इस पॉइंट के नीचे आपको लिखना है, इफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू, इफ इंफॉर्मेशन is related to life and liberty, life and liberty, ठीक है, तो विद इन 48 आवर्स, कितने देर के अंदर दे देना है उसको इंफॉर्मेशन? 48 आवर्स। ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रोसेस हो गया आरटीआई एक्ट का। आपके पास अधिकार है, अधिकार आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो, किसके सामने मांग सकते हो इंफॉर्मेशन। वहां से जानकारी नहीं मिली तो क्या करेंगे? अपील करेंगे। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। इस अपील से भी सेटिस्फाइड नहीं है, कहां जाएंगे? इंफॉर्मेशन कमीशन में। इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, वो कैसे बन सकता है, कौन बना सकता है, ये हमने देख लिया। अब मुझे ये बताइए कि मैं, सीबीआई है एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैं उससे जाकर पूछता हूं जरा अपने इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मुझे दिखाना, तो चलेगा ये? तो क्या हम सारे रॉ से पूछ सकते हैं तुम्हारे एजेंट कहां कहां है, जरा बताना तो कुछ इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई एक्ट के अंदर आप नहीं मांग सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। जो कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 19 में लिखा हुआ है, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन जो कहां लिखा हुआ है?
सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। तो एक हेडिंग देंगे एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दीज इंफॉर्मेशन कैनॉट बी सॉट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। क्या है वो? सेक्शन मैं अभी लिखा रहा हूं, अब हेडिंग देंगे सेक्शन 8 एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, सेक्शन 8 एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट द, इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट द sovereignty and integrity of India, information which affect the sovereignty and integrity of India, sovereignty and integrity of India। नहीं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। वैसा चीज जिससे भारत की सॉवरिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो, वो इंफॉर्मेशन एज आरटीआई आप नहीं मांग सकते। नेक्स्ट पॉइंट, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन any information which will result in, which will result in breach of parliamentary privileges, any information which will result in breach of parliamentary privileges, any, next point, any information, any information, any information which will disclose, which will disclose the trade secrets, which will disclose the trade secrets, which will disclose the trade secrets और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर लिख सकते हैं आप इसको शॉर्ट में, विच विल डिस्क्लोज द ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन which will hamper, which will hamper the investigation process, which will hamper the investigation process or the investigation process or investigation process or endanger the safety and security, endanger the safety and security of any person, endanger the safety and security of any person। Next point, any information, any information which will result in, which will result in unwarranted, which will result in unwarranted violation of, any information which will result in unwarranted violation of someone's privacy, someone's privacy, result in violation of, violation of someone's privacy, or if, or if, or if such information, or if such information has been forbidden by, has been forbidden by the court of law, the court of law, the court of law,
और एक लास्ट लाइन लिख लीजिए, मतलब पॉइंट के अलावा एक सेपरेट लाइन लिख लीजिए। सेक्शन 24 provides that certain organization section 24 provides that certain organization are exempted from certain organizations are exempted from RTI Act which is given under Schedule 2 of this Act, which is given under Schedule 2 of this Act. Schedule 2 of this Act. ठीक है। अब उसमें बेसिकली इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम दिए गए हैं, रॉ, आईबी, इन सब के नाम दिए गए हैं, वो लिस्ट है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैंने इसको फ्लो चार्ट के अंदर इसलिए बता दिया कि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो इजीली रिवाइज हो जाएगा। और कभी कभी मान लो सीधा ब्लैंक क्वेश्चन पूछ दिया कि डिस्क्राइब आरटीआई, तो आप इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेन कर सकते हो। सेम चीज़ मत उतार देना, शायद उसको समझना है, ये आपके समझाने के लिए बनाया गया है। तो फ्लो चार्ट अब अपने विजडम का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन में यूज करना, जिससे आपको लगता है बेस्ट तरीके से एग्जामिनर को सिंपल वे में समझा सकते हो। द पर्पस ऑफ द चार्ट्स एंड डायग्राम इज टू सिंप्लीफाई, नॉट टू कंफ्यूज। तो आपने चार्ट डायग्राम बनाया, एग्जाम के बाद खुश हो, बहुत चार्ट बनाए, हर आंसर में बना दिए हैं और नंबर नहीं आए, तो बेचारा को समझ नहीं आया होगा, उसकी गलती नहीं है। तो चार्ट डायग्राम बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जहां तक हद हो, जहां तक संभव हो वहां तक बनाना चाहिए, बट वैसे जो सिंपल हो और सबको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। सेक्शन 8 24 में इंफॉर्मेशन नहीं है, 24 में ऑर्गेनाइजेशन है। इंफॉर्मेशन कहाँ दिया है? सेक्शन 8 में, बिल्कुल छाप देना है। अगर इसको देखना है पूरा कंसोलिडेटेड तरीके से, आई कैन सॉर्ट इन दिस। ठीक है, चलिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हु इज अ कंज्यूमर? हु इज अ कंज्यूमर? कौन है कंज्यूमर? जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। शॉर्ट में काफी टेक्निकल बता दिया, लेकिन और एक्सप्लेन करो। करेक्ट डेफिनेशन है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, बट और इसको एक्सप्लेन करना है सरल भाषा में, मशीन भाषा में नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक कंपनी का स्मार्ट बोर्ड है, या फिर ये एक कंपनी का लैपटॉप है। ठीक है, तो वो एप्पल का लैपटॉप है। एप्पल कंपनी से मैंने 100 लैपटॉप खरीदे एट ₹1 लाख ईच। ठीक है, और इस 100 लैपटॉप को मैंने 100 लोगों को बेच दिए एट ₹1.5 लाख ईच। अब क्या होता है कि इस 100 लैपटॉप में मेरा 50 लैपटॉप डिफेक्टिव निकल जाता है, तो क्या मैं एप्पल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दूं कि मुझे 50 लाख रुपए का जुर्माना दे दो, कंपनसेशन दे दो? तो वेदर आई कैन फाइल अ केस ऑन एप्पल कंपनी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और नॉट? आप बताइए, नो क्यों? एग्जैक्टली तो कंज्यूमर वही है जो किसी भी सामान को खरीदता है या कोई भी सर्विस हायर करता है, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। मैंने क्या किया, इसको कॉमर्शियल पर्पस, ये लोग फाइल कर सकते हैं केस
अगर उनका लैपटॉप खराब निकले तो। ठीक है, कंज्यूमर वही है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या आएगी? ठीक है, तो एनी पर्सन, कंज्यूमर के डेफिनेशन में कौन आएगा? एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज बट नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है भैया, अब मैं हो गया कंज्यूमर, मैंने अपने कंजम्पशन के लिए सामान खरीदा। ठीक है, तो मैं हो गया कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर है इसकी परिभाषा कहां दी हुई है? वेयर दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन, बताइए। हाँ, सेक्शन 2 में ही दिया होता है। तो सेक्शन 2 के नंबर 9 में, 2 क्लॉज 9, सेक्शन 2 क्लॉज 7, सॉरी 9 मेरे मुंह से गलती से निकला, 9 में कुछ और दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दिया हुआ है कंज्यूमर का डेफिनेशन। कंज्यूमर में वो लोग आते हैं जिन्होंने किसी भी चीज को खरीदा है, फ्री में लेके आए वो नहीं होगा। यहाँ पे कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इफ यू आर बाइंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ सम कंसिडरेशन, एंड दिस कंसिडरेशन में बी इन कैश, इट मे बी इन द काइंड, किसी भी तरीके से। आपने जमीन के बदले कुछ खरीदी, जमीन बेच दिया, अपना कुछ खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, तो दिस इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन। आप उसको ये बोलते हो कि मुझे तुम ये सामान दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा कुछ काम कर दूंगा, दिस इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन। जरूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो पैसे का ही हो, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। एक सर्विस के बदले दूसरा सर्विस, ये भी क्या है? कंसिडरेशन है। ठीक है, तो एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स एंड सर्विस बट नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस हैज बीन डिफाइंड एज कंज्यूमर्स। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया, तो ये क्यों बनाया भाई? इन कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए, इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर कौन है वो हमने देख लिया। तो जब कंज्यूमर हमें पता लग रहा है तो हमें क्या पता करना चाहिए? कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं? व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर? कंज्यूमर राइट्स। इस एक्ट के अंदर उपभोक्ता के कौन से अधिकार रिकॉग्नाइज्ड है, और ये दिया कहां है? तो सेक्शन 2 के 9 में दिया हुआ है, 2 क्लॉज 9। व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स? तो क्या क्या अधिकार है आपके पास, बताइए तो जरा। बीइंग ए कंज्यूमर, व्हाट राइट्स यू हैव? राइट डिफेक्टिव गुड्स, राइट अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अब ये फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं हो रही है, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और बताइए, अब ये आप इसको एरो एरो लगा के ऐसे लिखते जाना, ठीक है। और बताइए, व्हाट आर राइट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स? यस, एक्सपायरी, तो ये एक, इसको हमें किसी इसमें डालना पड़ेगा, एक बड़े हेडिंग के अंदर डालना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट का अगर आपको सामान मिल गया, हाँ जी, फेयर प्राइस, फेयर प्राइस, ठीक है। तो इसको हम एक में लिखेंगे,
राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आपने वो देखा होगा कि एक डिओड्रेंट का ऐड आता है, ऐसे छीटा ऊपर से 10 लड़की गिर गई छत फाड़ के। तो ये तो प्रैक्टिकली ही संभव नहीं है। तो किसी एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस फाइल किया कंज्यूमर फोरम में ही, और देन मामला ऊपर तक गया, नेशनल कंज्यूमर राइट कमीशन तक गया। नेशनल कंज्यूमर राइट कमीशन ने आदेश दिया कि भैया ऐसे एडवर्टाइजमेंट बंद करो जो कि संभव ही नहीं है। यू कैन नॉट सेल एनीथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। अब रेडबुल गिव्स मी विंग, यार वो तो फिर भी तुम कहीं मतलब एकदम हनुमान जी की शक्ति लेके आ जाओगे तो कूद सकते हो, लेकिन ये सब जो है उड़ गए, पी लिया तो, और 1 सेकंड से ज्यादा 10 लोग आके चिपक गए। हाँ केस हुआ था, और उनको बैन किया गया था वैसे एडवर्टाइजमेंट, उनको हटाने पड़ गए थे। तो दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं, आपको बेच देते हैं इंश्योरेंस, हाँ सर पूरा एकदम सब कुछ कवर है ना, और आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, भगवान न करे कभी बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में पहुंचे, बोलते हैं 2000 ज्यादा का रूम नहीं देंगे, कैपिंग है उस पर। दिस इज कॉल्ड मिस सेलिंग, राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर राइट टू चॉइस भी होना चाहिए आपके पास। जरूरी नहीं है कि जो आप दुकान में चले गए आपको खरीद के ही निकलना है। राइट टू चूज, राइट टू चूज, राइट ऑफ गेटिंग हर्ड, सुनने का अधिकार। जब आपके साथ कुछ ये सारे माल प्रैक्टिस हो गए तो आप कहीं तो जाओगे सुनवाई के लिए, सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। राइट ऑफ रिड्रेसल, राइट ऑफ रिड्रेसल, राइट ऑफ रिड्रेसल। और एक और है कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट ऑफ अवेयरनेस। आपने एक कैंपेन के बारे में सुना होगा गवर्नमेंट का, जागो ग्राहक जागो, सुना है ना। तो दिस इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, तो ये भी आपका एक अधिकार है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन राइट्स विच आर डिफाइंड अंडर वेयर कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2(9). अब आपके इन अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए 2 चीजें हो सकती है। 1, पहले तो आपके प्रोटेक्शन के लिए सफिशिएंट मेजर्स लिए जाएं। सफिशिएंट मेजर्स बाय होम, बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, संस्थाएं बनाई हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। क्या बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। और ये 3 लेवल पे होती है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है, उसके नीचे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका मुखिया कौन होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होगा। तो जो उपभोक्ता मामलों का मंत्री होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके अंदर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रहेगी। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर है, उसके अंदर में एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रहेगी। और जो जिले लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर है, उसके अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रहेगी। अब इनका काम क्या है, सरकार को ऐसी पॉलिसीज पे एडवाइस देना। ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, इसके पास डिसीजन का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट को एडवाइज करती है कि कंज्यूमर और उसके हितों की रक्षा के लिए हम किस तरह की
पॉलिसी बना सकते हैं, हम किस तरह की पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो पहले से आपको स्टेप लेना है कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए। फर्निश के लिए अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेज पे। एक तो हो गया मेजर्स बाय द गवर्नमेंट पहले। दूसरा जब है कि आपके साथ नुकसान हो जाए, जब घटना हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्रेसल करेंगे, उसका न्याय करेंगे। ठीक है, तो रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म है, कंज्यूमर कोड्स। तो रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म है, रिड्रेसल के लिए हमने क्या बनाया, 3 लेवल पे बनाया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन। ठीक है, फिर क्या बनाया, स्टेट कंज्यूमर कमीशन। फिर क्या बनाया, नेशनल कंज्यूमर कमीशन। क्या बनाया, नेशनल कंज्यूमर कमीशन। अब देखिए, जब तो आपको नुकसान हो गया, आपने खरीदा लैपटॉप निकल गया फॉल्टी, आपने दिया सर्विस सेंटर, उन्होंने तिकड़ मिलाया, काम नहीं बना, आपका हो गया नुकसान, तो आप क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जाओगे, कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, जो भी बोलो, कंज्यूमर कमीशन, जो भी बोलो। तो किस बेसिस पे आप तय करोगे कि डिस्ट्रिक्ट में जाना है, किस बेसिस पे तय करोगे कि स्टेट में जाना है, और किस बेसिस पे तय करोगे कि नेशनल पे जाना है, अमाउंट पे जाएंगे, है ना, हम कहाँ जाएंगे, अमाउंट पे जाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट किसके कितनी कैपेसिटी है, पहले ये कम हुआ करती थी, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये चेंज कर दिया गया। ठीक, 1986 का ये ओरिजिनल एक्ट है, लेकिन 2019 में बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो 2019 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 1986 का कोई प्रोविजन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की जो अथॉरिटी फिक्स की है वो कितनी फिक्स की है कि इट कैन गिव अ कंपनसेशन अप टू अ वैल्यू ऑफ अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपको मुआवजा चाहिए तो आप कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में। ठीक है, अगर 1 करोड़ से ऊपर का मुआवजा चाहिए तो कहां जाएंगे, तो अबव 1 करोड़, अबव 1 CR अप टू 10 CR, 10 करोड़ तक के मुआवजे चाहिए तब आप कहां जाएंगे, स्टेट कंज्यूमर। और 10 CR से ऊपर के चाहिए, 10 CR से ऊपर के चाहिए तो आप कहां जाएंगे, नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जाएंगे, नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जाएंगे। ठीक है, सॉर्टेड। अगर मान लीजिए कि आप इस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में जाते हैं और आपके मामले की सुनवाई हुई बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आप अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो कहां जाएंगे भाई अपील करने, स्टेट में। ठीक है, तो इसका दूसरा काम क्या हो गया, हियरिंग अपील्स, हियरिंग अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसका दूसरा काम क्या हो गया, हियरिंग अपील्स फ्रॉम स्टेट कमीशन, हियरिंग अपील्स फ्रॉम
स्टेट कमीशन। ठीक है, सॉर्टेड है, समझ में आया? अगर आप सेक्शंस लिखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का लिखिए सेक्शन 28, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का सेक्शन 28, स्टेट कमीशन का सेक्शन 42, स्टेट कमीशन का सेक्शन 42, स्टेट कमीशन सेक्शन 42, नेशनल कमीशन सेक्शन 53, नेशनल कमीशन सेक्शन 53। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से क्या हुआ, आप 1 करोड़ तक रुपए के मामले वहां लेके आते हैं, आपको निपटारा मिला। इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो विद इन 45 डेज आप कहां जा सकते हो, स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में आप गए, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द स्टेट कमीशन यू कैन गो टू द नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। अगर नेशनल कमीशन के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप अपील टू स्टेट कमीशन 45 डेज के अंदर। ठीक है, अपील टू नेशनल कमीशन 30 डेज के अंदर, और अपील टू सुप्रीम कोर्ट 30 डेज के अंदर। अगर दूसरा मामला होता तो यहां अपील की अनुमति नहीं होती, बट इस नेशनल कंज्यूमर कमीशन का कुछ अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और एक अपील हर व्यक्ति का अधिकार होता है। अगर मान लो डायरेक्टली कोई 11 करोड़ का मामला है, वो कहां आएगा, नेशनल कमीशन में, तो उसका फर्स्ट इंस्टेंस में जजमेंट किसने दिया है, नेशनल कमीशन, तो उसको एक अधिकार भी नहीं दोगे अपील का, बोल देंगे। इसलिए यहां के जो मामले हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, राइट। तो इसके लिए ये राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे क्वेश्चन लगता है कहां से आएगा, अगर 4 नंबर 6 नंबर का आया तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में भी आया तो इन कंज्यूमर कमीशन की ऑथोरिटीज के बारे में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसको आपको खुद लिखना है, उसका मटेरियल मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द पावर्स ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए बनाई गई है, जिसको सेक्शन 10 में बनाया गया है, और उसके पावर्स एंड फंक्शंस को सेक्शन 18 में बनाया गया है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल है, पॉइंट वाइज है, दैट एनीवेज यू विल हैव टू मग अप। तो जो ये अराउंड यू कैन राइट इन 8 मार्क्स। तो जो नोट्स है आई एम जस्ट थोड़ा सा उस पर काम कर रहा हूँ, इमेजेस वगैरह डाल रहा हूँ, तो प्रोबेबली बाई टुमारो, और अगर टुमारो नहीं भी मिला तो आई विल हैव टू सेंड टू द मैनेजमेंट ओनली, दे विल गेट इन योर ग्रुप्स। टीम पे मिलता है ना, वो टीम पे मिल जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट, मिल जाएगा। ठीक है, एक और एक्ट पढ़ ले क्या, छोटा सा पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। एनवायरनमेंट पढ़ लें, तो एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं, एनवायरनमेंट बचाते हैं, पर्यावरण रक्षा। चलिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था भाई, 1986। क्यों बना था,
वाई। हमारे पास एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून है? वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून है? तो जब एयर बचा ही ले रहे हैं, वाटर बचा ही ले रहे हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका बात नहीं किया इसमें। तो बेसिकली जो एक्ट्स हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बढ़िया एक्ट है, उसमें पेनाल्टी पनिशमेंट सब दिए हुए हैं। एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एक्ट में ना तो पेनाल्टी डिटेल में दी है, ना ही पावर दी है गवर्नमेंट के। तो इस एक्ट के मतलब ये एक ऐसा यूनिक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें एक्ट है जिसमें आप देखोगे जिसके ऑब्जेक्टिव में ही लिखा है कि बाकी एक्ट जो काम नहीं कर रहे हैं उसके लिए मैंने ये बना दिया, अदरवाइज इस एक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज टू डू द थिंग which air pollution and water pollution control act has failed to do। तो इन्होंने क्या ऐसा नया कर दिया? तो नया में इन्होंने यही किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स एंड ऑथोरिटीज दी है। पावर किस चीज की? तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इन्वायरमेंट क्या है भैया, व्हाट इज इन्वायरमेंट। कुछ चीजों को डिफाइन कर रहा है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स, what is environment pollutants, what is environment pollution। तो ये तीन चीजों के बारे में बताया कि environment एक चीज है जहां पे सारे लोग साथ में रहते हैं। जैसे सारे इकोसिस्टम के साथ, अगर मैं बात करता हूं लेक है, वहां पे उसका अपना environment है, जहां पे फिश रहेंगी, जहां पे जितने भी उस एक चीज होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप जानते हो क्या होता है? जो कोई भी प्राणी है उसके आसपास की चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन इकोसिस्टम में क्या आएगा? मैं तो आ गया, लैंड आ गया जिसपे हम रहते हैं, एयर आ गया जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, नेचर आ गया जिससे हम रॉ मटेरियल्स निकालते हैं, ये सारे हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो कहता है कि इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ देम। और एनवायरनमेंट की जो टर्म है उसकी डेफिनेशन कहां दी? सेक्शन 2A में दे दिया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट है और उसमें क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सारे नेचुरली ऑकरिंग चीज हैं। जैसे कार्बन एक तरह का पोल्यूशन करता है, वाटर वेपर जिससे बारिश होती है, लेकिन एक लिमिट में ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है? अचानक से गर्मी लगने लगती है क्योंकि वो एयर हीट को ट्रैप करता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, धूप है, आप कार से आए हो, कार आपका पार्क है धूप में, बाहर ठीक ठाक है, थोड़ा पसीना हो रहा है, लेकिन जैसे ही कार खोल के अंदर जाते हो ऐसा लगता है तंदूर में आए हैं। क्यों? हीट ट्रैप होता है। क्यों हीट ट्रैप होता है? शीशे के कारण। अगर शीशा नहीं रहता, वो घर रहता, घर में कहाँ हीट ट्रैप होता है? तो मिरर कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसी तरह वाटर वेपर कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हुआ कि जैसे मान लो ये अर्थ है और इस पे सन आ रहा है, लेकिन एक लेयर बन गया यहां पे जिससे हीट जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वाटर वेपर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा। तो वाटर वेपर होना जरूरी है, लेकिन किस अमाउंट में और कहां पे? सरफेस के नजदीक या सरफेस के ऊपर बादलों में, ये इंपॉर्टेंट है। बादलों में तभी वो वाटर वेपर क्रिस्टलाइज करेगा, कंडेंस करेगा, तो बारिश होगी। ठीक है। तो एवरीथिंग विच इज पॉल्यूटेंट इटसेल्फ इज अकरिंग इन नेचर। ऑक्सीजन है, कार्बन है, दोनों मिल गया, कार्बन ऑक्साइड बन गया, हमारे लिए जहर हो गया। राइट। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट क्या है उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है सेक्शन 2B में, और सेक्शन 2C में कहता है कि अगर इन पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहते हैं। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स वह चीज है जो नेचर में एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनका नेचर जो है हजार्डस है। कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका
प्रकृति क्या है, अपने आप में हजार्डस है। तो पहले तो डिफाइन कर दिया इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है। अब इसके बाद बताता है कि इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या पावर मिली है ना। गवर्नमेंट सर्च कर सकता है, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन कर सकता है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री पे गवर्नमेंट छापा मार सकती है, वहां पे सैंपल कलेक्ट कर सकती है, उस सैंपल को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही पावर्स दिए गए, बहुत छोटा सा एक्ट है ये, ठीक है। तो डिफिनेशंस तो आपने लिख लिए होंगे अब तक मेरे साथ साथ। एक लिखिए सेकंड चीज, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 3, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 3। पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन विद स्टेट, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट and other authorities, and other authorities for planning of, for planning, for planning and execution of, for planning and execution of national program, planning and execution of national program on prevention and control of, prevention and control of environmental pollution, prevention and control of environmental pollution, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। आपने ये सुना होगा AQI के बारे में सुना होगा, क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट किया ना गवर्नमेंट ने, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर 10 का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, वेरी माइन्यूट पार्टिकल, जो कण है। 2.5 10 क्या है, साइज हैं उसके, साइज हैं, ठीक है। तो नैनोमीटर में जो पार्टिकुलेट मैटर के साइज हैं उसको 2.5 नैनोमीटर का जो हो गया वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ है ना, 10 का 10वां भाग। एक तो 10 है तो जीरो खुद ही लगा हुआ है, -9 और जीरो और लगा दोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, restricting the areas, restricting the areas, restricting the areas for setting up industries, restricting the areas for setting up industries। next point, next point, laying down standards, laying down standards, laying down standards and procedures, laying down standards and procedures to prevent environmental accidents, to prevent environmental accidents। जैसे मान लीजिए ऑयल से भरा हुआ एक टैंकर, टैंकर वो रोड वाला टैंकर नहीं, शिप वाला टैंकर, सोचो उसमें कितने हजारों टन ऑयल आते हैं, पलट गया जा समंदर में तो क्या होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ हुआ भी है, हाँ, मरीन लाइफ को लॉस होगा, दैट इज डेफिनेटली, बट उस पोल्यूशन को क्लीन करना कितना मुश्किल है सोचिए। वाटर पोल्यूशन हुआ तो उसको आप साफ कैसे करोगे। तेल की एक क्वालिटी है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है कम होती है, कम होती है, तभी तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रहता है।
तो जो जितना भी ऑयल स्पिल होगा वो पूरा सरफेस पे ही रहेगा, देखोगे झाग बन गया है समंदर में। हाउ यू कैन क्लीन दैट? वहां पे ऐसे मॉप लेके थोड़ी जाओगे कि ऐसे खींच रहे हैं, पूरा समुंदर फिर छान मारना पड़ेगा। स्पंजिंग एंड नेटिंग कर सकते हैं बहुत कम ऑयल के लिए, जब पूरा टैंकर ही हुआ है तो उसकी एक टेक्नोलॉजी है, उस प्रोसेस का मैं नाम भूल रहा हूँ, बट उस प्रोसेस में ये किया जाता है, बैक्टीरिया छोड़ दिया जाता है, तो दैट विल ईट अवे ऑल द ऑयल्स उसको, और जो उसका वेस्ट होगा बैक्टीरिया ऑयल खाएगा, और जो वेस्ट निकालेगा वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इस टेक्निक को कुछ बोलते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जब मान लो इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट हो जाए, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो जाए, तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि सबसे पहले लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, उसको क्लीन किया जाए टू मिनिमाइज द डैमेजेस। ये सेट करना गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च, कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट, collection of samples, collection of samples of pollutants, collection of samples of pollutants and setting of laboratories for testing them, setting of laboratories for testing them, setting of laboratories for testing them। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये जो सारे मैं बता रहा हूं ना, ये सेक्शन 3 में जनरल पावर्स तो दिए गए हैं, लेकिन आगे आने वाले सेक्शंस में देखोगे कि इनको ही इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे एक सेक्शन में पावर देगा पावर टू सेट अप लैब, एक सेक्शन में पावर देगा टू कलेक्ट द सैंपल्स, राइट। तो अगर आपको ये पता है तो यू विल बी एबल टू आंसर, बट एक एक्स्ट्रा चीज ये जानना पड़ेगा कि ऑफेंसेस क्या है और पेनल्टीज क्या है, वो 2 सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखा हमने लास्ट? लेबोरेटरीज वाला लिखा है ना, सेटिंग अप लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग द सैंपल्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स और कोड्स, और कोड मैनुअल्स एंड कोड्स फॉर गाइडलाइंस, फॉर गाइडलाइंस relating to for setting of guidelines of for guidelines relating to prevention, relating to prevention control, relating to prevention control and mitigation of environmental pollutions, of environmental pollutions, of environmental pollutions। देखिए पेनाल्टीज, एक नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज सेक्शन 15, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज सेक्शन 15। ठीक है, 25 सेक्शन का ही एक्ट है ये। अब देखो गवर्नमेंट क्या किया, सबसे पहले डिफिनीशन दिया, एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स क्या है, पॉल्यूशंस क्या है। अब इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को पावर दे दी। गवर्नमेंट को पावर क्या क्या दिया कि गवर्नमेंट कैन सेट अप ऑफिसर्स, सबसे पहले वो ऑफिसर्स की तैनाती कर सकता है। अब ये ऑफिसर्स को क्या किया जा सकता है, डायरेक्शंस दिया जा सकता है। डायरेक्शंस किस बात के दिए जाएंगे? कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड टेस्टिंग इन लैबोरेटरीज, उसके लिए लैबोरेटरीज स्टैब्लिश करने का प्रावधान हमने देख ही लिया। अब कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और टेस्टिंग के बाद गवर्नमेंट को अगर ये पता चलता है कि ये फैक्ट्री है, ये प्रीमाइस है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है, सपोज कि एक फैक्ट्री है जो चिमनी चलाती है और वो चिमनी बहुत नीचे लेवल पे है, सो दैट जो उसका स्मोक होता है वो बहुत लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। गवर्नमेंट के अपने इमिशन नॉर्म्स है कि अगर आपको चिमनी बनानी है तो एटलीस्ट इतने हाइट का होना चाहिए, सो दैट जो स्मोक हो वो लोअर
देखो धुएं का एक नेचर है कि ऊपर उठता है, वो नीचे नहीं आता है जब तक उसमें वाटर वेपर जब वाटर वेपर मिल जाता है तो स्मोक के साथ वो स्मोक बन जाता है। जब तक स्मोक नहीं होगा ना तब तक वो नीचे नहीं बैठेगा। खाली अगर धुआं है तो ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप ऊपर हाइट पे रिलीज कर रहे हो तो ऊपर चला जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट में लो लेवल पे पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन तो होगा लेकिन अपर लेवल पे होगा, जो इमीडिएट इंपैक्ट नहीं करेगा। इसलिए गवर्नमेंट चिमनीज के हाइट के नॉर्म्स रखती है। अगर मान लो गवर्नमेंट पाती है कि कोई एक चिमनी है जो बहुत लोअर लेवल पे कार्बन एमिशन कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके लिए ऑर्डर जारी करेगी। ऑर्डर जारी करेगी कि आपको रिमूव करना है 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। अगर उसने नहीं किया तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, पेनाल्टी लगा देगी। अब पेनाल्टी कहाँ रखा हुआ है, सेक्शन 15 में लिखा हुआ है। पेनाल्टी के साथ सजा भी हो सकती है क्या, तो बिल्कुल हो सकती है। तो लिखिए पेनाल्टीज सेक्शन 15, whosoever fails to comply with whosoever fails to comply with the provisions of this act, whosoever fails to comply with the provisions of this act shall be punishable up to an imprisonment of 5 years and fine which may extend up to 1 lakh rupees, and fine which may extend up to 1 lakh। ठीक है, एक लाइन, 2 लाइन और बस, उसके बाद मुक्ति। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट चेंज कर दीजिएगा। इफ द फेलियर continues then penalty can be imposed up to 5,000 rupees per day, up to 5,000 rupees per day। जैसे सरकार ने बोला कि आपने ये वायलेशन किया है तो 1 लाख का रुपए का जुर्माना दे दो और तुरंत इसको हटा दो। 1 लाख का जुर्माना भर दिया लेकिन उसको हटाया नहीं। फिर सरकार का ऑफिसर जाता है, पता है यार ये तो अभी तक कर रहा है, तो बोलेगा 5,000 रुपये रोज, जितने दिन तक नहीं हटाओगे 5,000 रुपये रोज के हिसाब से देना है। 30 दिन तक नहीं हटाया 1.5 लाख रुपए। और अगर ये 1 साल तक कंटिन्यू हो गया तो अब 2 साल सजा बढ़ा देंगे तुम्हारी, 5 साल से 7 साल कर देंगे। लिख लीजिए, इफ द कॉन्ट्रावेंशन continues beyond a period of 1 year, the punishment can be extended up to 7 years. The punishment can be extended up to 7 years. नेक्स्ट पैराग्राफ 2 लाइन बोला था ना, तो अभी 1 ही लाइन हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, if the violation has been done by a private company, then the head of business and if violation has been done by, and if continue रहेगा, लिखिए, and if the violation has been done by a government department
then the head of that department shall be individually punishable, shall be individually liable, individually liable। तो अगर प्राइवेट कंपनी ने किया तो उसका जो बिजनेस हेड है उसको, ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 16 में। प्राइवेट कंपनी वाला जो मैटर दिया वो कहाँ लिख दिया है? सेक्शन 16 में। और जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट करता है तो उस जो डिपार्टमेंट का एचओडी है, जैसे बिजली विभाग करता है तो उसका डायरेक्टर, फूड डिपार्टमेंट करता है तो उसका डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो डीएम, ये सब इंडिविजुअली लायबल हो जाएंगे। ये कहाँ दिया है? सेक्शन 17। तो प्राइवेट कंपनी वाला सेक्शन 16 और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला सेक्शन 17। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, आजाद हो गए। स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स भी होती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स भी ऑलमोस्ट उतनी ही है, बट डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये जो एक्ट है ये दोनों को पावर देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर देने के लिए।